मुझे बताते हुए खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार ने यह फैसला किया था कि उत्पादन की लागत पर 50% कम से कम जोड़कर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाएंगे। मैं कितने तय किए गए हैं वो पूरी सूची है, उसमें समय नहीं लगाना चाहता, आपको हम उपलब्ध कराएंगे। खरीफ के भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किए गए और न केवल घोषित किए गए, एक जमाना था जब दूसरी सरकारें होती थी, यूपीए की सरकारें, मेरे पास आंकड़े, नाम मात्र की खरीदी भी नहीं होती थी। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया था कि 50% से ज्यादा लाभ जोड़ के मूल्य तय करना चाहिए। लेकिन एमएसपी पर खरीद के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है। जो कदम हमने उठाए आपने देखा होगा। पिछले दिनों मूंग की खरीदी, गर्मी की मूंग, समर मूंग, उसके रेट कम हुए एमएसपी से, तो हमने मूंग खरीदी की अनुमति राज्यों को यहां से दी, किसानों की मूंग खरीदें। कई राज्य मूंग खरीदी के काम में लगे। फिर अभी अगर आप देखेंगे तो सोयाबीन, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिक रहा है। हमने 2 फैसले किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक फैसला किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के प्रस्ताव आए, हमने तत्काल स्वीकृत किए। कल एक बड़ा फैसला किया पीएम आशा के अंतर्गत कि अभी तक जो तिलहन का उत्पादन होता था उसका 25% राज्य खरीद सकता था, उसको हमने राज्य नहीं राष्ट्र का 25% कर दिया। तो किसी राज्य को अपने यहां 25 से ज्यादा खरीदना है तो खरीदे, वो कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। और इसका फायदा यह होगा कि उससे ज्यादा भी सीमा से खरीदना है तो राज्य खरीदी अपने यहां कर सकेंगे। तो एक, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद सुनिश्चित करेंगे, उसका फैसला। और दूसरा, उसके साथ ही हम जानते हैं कि हम अपनी आवश्यकता का पूरा खाद्य तेल के लायक ऑयल सीड तिलहन पैदा नहीं कर पाते। हमारे यहां 55 से 60% तेल आयात होता है, खाद्य तेल। और बीच में जब कोविड के टाइम वो काफी महंगा हो गया था तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 0% कर दी थी। अब उसके कारण सस्ता तेल हमारे देश में आ रहा था, पाम ऑयल। और सस्ता तेल आने के कारण हमारी सोयाबीन इंडस्ट्री उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी और किसानों का सोयाबीन नहीं खरीदती थी, तो नीचे जा रहे थे सोयाबीन के रेट। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। किसानों के हित में यह फैसला किया गया कि खाद्य तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी 0% उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया, ताकि सस्ता तेल ना सके विदेशी। और उसमें और सेस वगैरह सब अगर लगा के आप जोड़ेंगे तो 27.5% होता है इफेक्टिव जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। रिफाइंड तेल का भी बढ़ा दिया गया। रिफाइंड ऑयल का लगभग 37% हो गया। अब इसके कारण हमारे यहां सोयाबीन के रेट बढ़ेंगे, ये विश्वास है। केवल सोयाबीन नहीं, बाकी भी, सरसों भी, मूंगफली भी, ग्राउंडनट। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि हम दोनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदें भी और नीति भी ऐसी बना दें कि जिसके कारण लाभकारी मूल्य किसान को मिल पाए।
कल पीएम आशा में एक और महत्वपूर्ण फैसला करते हुए हमने अभी तक जो एजेंसीज खरीदती थी, तिलहन बाकी चीजें, उनके लिए बैंक गारंटी की सीमा थी 40,500 करोड़ रुपया, उसको बढ़ा के 45,000 करोड़ रुपया हमने कर दी, ताकि ज्यादा पैसे की जरूरत भी पड़े तो पैसे की कोई कमी ना रहे एजेंसीज के पास। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए हम प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे बढ़ें। अभी प्राकृतिक खेती का मिशन आया नहीं है, आने वाला है, उस पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन उसके पहले हम किसानों को ट्रेनिंग, प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं उनके साथ संवाद, संपर्क, वैज्ञानिक हमारे कई शोध कर रहे हैं, तो जल्दी प्राकृतिक खेती का मिशन भी आ गया। लेकिन तब तक भी प्राकृतिक खेती चल रही है। खेती में मदद के लिए कृषि सखी जैसी योजना, जिसमें 56 दिन की ट्रेनिंग हम अपनी बहनों को देते हैं, जो फिर किसानों की मदद करती है। ड्रोन दीदी जैसी योजना है इस बीच में। हमारी ड्रोन दीदी, क्योंकि हाथ से अब हम पेस्टिसाइड या खाद डालते हैं तो कम ज्यादा अलग अलग जगह डलता है, शरीर पे भी दुष्प्रभाव बहुत होता है, तो आदमी क्यों डाले, ड्रोन से क्यों ना हो। इसलिए ड्रोन उपलब्ध कराना, ट्रेनिंग देना, ड्रोन दीदियां, उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं हम लोग। उस दिशा में भी काफी काम हम लोगों ने किया है। तो हर संभव प्रयत्न जो किए जा सकते हैं। एक और दिक्कत थी किसानों को, उत्पादन कर लिया रखेगा, सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी, और इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की। उसमें से लगभग 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 18,606 कस्टम हायरिंग सेंटर बन गए, 16,276 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां, 13,724 गोडाउन, 3,102 छटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 1,909 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं। इसके अंतर्गत 76,400 परियोजना स्वीकृत हो चुकी है, और पिछले 100 दिनों में लगभग रोज 100 ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करने का काम हुआ है। एफपीओज को बढ़ावा देने के लिए भी उनको लाइसेंस की संख्या बढ़ाई गई है। उर्वरक के लाइसेंस 1516 से बढ़ा के 3571 हो गए। कीटनाशकों के लाइसेंस की संख्या 1060 से 3067 हो गई है, और एपीएमसी मंडी लाइसेंसों की संख्या 597 से 1814 हो गई है। एफपीओज को भी बढ़ावा देने का काम निरंतर चल रहा है। इसके साथ इन 100 दिनों में एक और विशेष काम हुआ है, और वो हुआ है डिजिटल कृषि मिशन को लॉन्च को स्वीकृति दी है। आप जानते हैं कि मैन्युअली फसलों का ही सर्वे करना नुकसान का, तो जब रेवेन्यू का अमला करता तो परफेक्ट नहीं होता, कई बार जानबूझ के भी गड़बड़ हो जाती है। किसान की जमीनों का रिकॉर्ड रखना है, अगर हाथ से ही अगर करता है रेवेन्यू का अमला, तो रामलाल की जमीन कई बार श्यामलाल के नाम चली जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। फसलों के नुकसान का आकलन करना है, तो मैन्युअली परफेक्ट नहीं होता, कई शिकायतें आती थी। रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके होगा। इसमें हर किसान की एक अलग पहचान होगी, किसान पहचान। राज्यों के साथ मिलके भी हम इस काम को जल्दी करना चाहते हैं, और हमारी अभी कई राज्यों के साथ 19 राज्यों के साथ डीपीआई के निर्माण के लिए समझौता हो गया है। यह भी किसान के लिए बहुत क्रांतिकारी साबित होगा, उसके लाभ के लिए। एक और हम व्यवस्था कर रहे हैं जिसका फैसला आपने कर लिया है, लैब टू लैंड। वैज्ञानिक किसान तक जानकारी बहुत जल्दी कैसे पहुंचा सके,
नहीं तो एक रिसर्च होता है, बरसों लग जाते हैं किसान तक पहुंचने में। तो एक आधुनिक कृषि चौपाल अक्टूबर में हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस आधुनिक कृषि चौपाल में वैज्ञानिक और किसानों के बीच संवाद होगा हर महीने में एक बार, जिसमें आधुनिक रिसर्च की, शोध की और तकनीकी की जानकारी सीधे वैज्ञानिक किसान को देंगे दूरदर्शन और हमारे आकाशवाणी के माध्यम से। तो वो भी उसकी तैयारी हमारी चल रही है। कई बार किसानों की शिकायतों के अलग अलग हमारे पास प्लेटफॉर्म में कोई ऐप है अलग अलग, लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक और प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला, किसान सम्मान निधि में सम्मिलित नहीं हुआ, कई तरह की चीजें हैं। तो उसके लिए भी एक कॉल सेंटर जिसका एक नंबर होगा और जिसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करूंगा, तो वो भी हम प्रारंभ करने वाले। पिछले दिनों कृषि मंत्री अलग अलग राज्यों की उनकी टीम के साथ मैंने मिलना प्रारंभ किया। जैसे कल बिहार की कृषि मंत्री और उनकी पूरी टीम आई थी। सर, कोरोना काल के संकट में प्रधानमंत्री ने स्पेशल पैकेज किसानों के लिए दिया था, उसका स्टेटस क्या है और क्या क्या लाभ अभी तक किसानों को मिला है? एक स्पेशल पैकेज जैसे मैंने बीच में चर्चा की, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसके रूप में प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी है, जो मैंने बीच में थोड़ा सा यहां आपको आंकड़े दिए थे, उसमें से अभी तक 76,400 परियोजनाएं, उनके लिए 48,500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। लोगों ने, जो निवेशकर्ताओं ने अपनी राशि लगाई है, वो मिला के लगभग 76,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि हो जाती है। और उससे कई संरचनाएं बन रही है, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां। उनमें भी ये बात आई थी कि कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो हमने बीच में परिवर्तन किया। जैसे प्राथमिक प्रोसेसिंग हो सकती थी, मतलब गेहूं से आटा बन सकता था, लेकिन आटे से बिस्किट बनाना चाहे तो नहीं बना सकते थे, हम उसको भी परमिट किया है। तो ऐसी कई संरचनाएं, गोडाउन बने, छटाई ग्रेडिंग की इकाइयां बनी है, कोल्ड स्टोरेज बने हैं, तो इन पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 22 तक हमने वादा किया था कि हम उनकी आय दुगनी कर देंगे। तो अब अगर मैं बात करूं तो आय कब तक दुगनी होगी, कब तक अन्नदाता कहेगा कि मुझे इतनी आय मिल रही है कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूं? एक तो आपने प्रारंभ में कृषि चौपाल, आपने पहला क्या पूछा था? किसान संवाद, तो मैं मंगलवार से शुरू करूंगा जी, कमिंग मंगलवार। कभी अगर विशेष परिस्थिति ऐसी बनी कि किसी कारण मंगलवार को रहना संभव नहीं है, अपवाद होगा ये, मान लीजिए राष्ट्रपति जी का कहीं मेरे विभाग का कार्यक्रम बन गया तो फिर मुझको जाना पड़ेगा, एक उदाहरण दिया मैंने, तो वो मंगलवार का सोमवार या बुधवार हो सकता है अपवाद में। नहीं तो मंगलवार को फर्स्ट हाफ में मैं संवाद प्रारंभ करूंगा। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न लगातार जारी है। कई सर्वे हुए हैं जो ये कहते हैं अलग अलग फसलों के, कि कई किसानों की आय दुगनी नहीं, दुगनी से भी ज्यादा हुई है अलग अलग, लेकिन वो कई बार अलग अलग फसलों पर और मौसम की परिस्थितियों पर डिपेंड करते हैं। नमस्ते सर, मैं मनोहर केसरी हूँ, इंडिया न्यूज एंड न्यूज एक्स से। नमस्कार मनोहर जी। सर, हम डिजिटल इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन किसानों को डिजिटली जोड़ने के लिए क्या किसी तरह का ऐप, क्योंकि 100 दिन में आपने कई इस तरह के फसलें भी, नई नई फसलों के बारे में भी लॉन्च किया आपने पूसा में, तो क्या कोई डिजिटली इस तरह का ऐप आप लोग लॉन्च कर रहे हैं या क्या फीचर? और दूसरा, क्या केंद्र सरकार MSP पर लीगल गारंटी पर कोई फ्यूचर विचार कर रही है? डिजिटल कृषि मिशन जो हमने लॉन्च किया है, DPI, 19 राज्यों के साथ हमारा समझौता हो गया है और वो किसानों के लिए डिजिटली बड़ा फायदेमंद होगा कई तरह की चीजों में, जिसका मैंने, हाँ, जो पेस्ट सर्वेलेंस का जो मैंने बताया था कि वो भी ऐप ही है, जिससे तत्काल फोटो डाल के अपलोड कर दे और उसको हम सुझा देते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि MSP देने में कहीं कोई कमी ना रहे, हम हर संभव उपाय कर रहे हैं। और मैंने बताया कल PM आशा में कई फैसले इसलिए किए गए हैं कि हम MSP पर ज्यादा खरीद कर सकें। 3 नंबर
मामूली जी नमस्कार। नमस्कार। एम.के. खान, मैं उर्दू दिल्ली से हूँ। नमस्कार। मैं अभी आपने क्रूड ऑयल और फूड ऑयल की जो स्पेसिफिक बात करी है, आपको लगता है कि आज की डेट में फूड ऑयल के जो ऑयल है प्राइस अप है? और दूसरा ये है कि सब्जियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। आज की डेट में प्याज पे लीजिए, लहसुन 300 रुपये किलो है, हरा धनिया 400 रुपये किलो है। आप एमएसपी पे बात करते हैं कि प्राइस पे क्यों ऐसे कंट्रोल नहीं है? दोनों चीज करते हैं पीएम आशा में हम मित्र। एक तरफ किसान को ठीक दाम मिले, ये